हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। क्लास, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे इजी क्वेश्चन थे और रिलेटेड टू क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रिक मेथड दैट्स काउंटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड का नाम नहीं लिखा गिवन होता है ना। आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज एल्जेब्रिक मेथड क्वेश्चन। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोस्टली क्वेश्चन जो एल्जेब्रिक मेथड के होंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ग्राफिकल मेथड नहीं होगा और आपको मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एल्जेब्रिकल मेथड से या फिर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 सेज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। कोई भी फ्रैक्शन आपने अज्यूम कर लिया, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना गिवन है? 18। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दैट लेट्स से द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, और आपको बोल रहा है क्वेश्चन में दैट सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो अब सम ऑफ द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, इन दोनों का सम कितना है बच्चों? 18। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, जो डिनोमिनेटर यानी y, उसको कितने से इंक्रीज कर देते हैं? 2। तो जो आपका फ्रैक्शन है x, उसमें डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया? 2 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 2, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। याद है मैंने रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय बताया था? फिर से बताता हूं, रिड्यूस टू का मतलब जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगा। रिड्यूस बाय का मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/3 माइनस करोगे तब जो फ्रैक्शन है वो आएगा। ठीक है, सब ध्यान से देखना, यहां पर रिड्यूस टू बोल रहा है तो जो भी फ्रैक्शन है आपका वो बन जाएगा 1/3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। दो कंडीशन गिवन है ना। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, इन दोनों का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां मेरे पास में आ जाएगा, देखो इधर से 3x इज इक्वल्स टू, ये 3x आया और ये y प्लस 2 उधर चला गया, इज इक्वल्स टू y प्लस 2। मैं ट्रांसफर कर देता हूं y को इधर, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास में इधर x प्लस y इज इक्वल्स टू 18 है, इसको यहां प्लेस कर देते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 18। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो कितना इजी हो जाएगा। बस मुझे इन दोनों को ऐड करना है, जैसे ऐड करूंगा y से y कट गया, 3x प्लस x इज 4x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 इज 20। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? है ना? अब देखो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। कौन सी इक्वेशन को? सेकंड इक्वेशन जो रिजॉल्व की आई थी और फर्स्ट इक्वेशन जो एज इट इज है, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फिर से हम क्या चेक करते हैं, सेम कोएफिशिएंट विद डिफरेंट साइन। अगर ऐसा है तो ऐड कर देंगे तो माइनस y प्लस y कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 3x और x बन गया 4x, 18 और 2 बन गया 20। सो हियर वी विल गेट x एज 5। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 20 अपॉन 4 5, x इज इक्वल टू 5। x के लिए आ चुकी है क्या? अब ये x की वैल्यू में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके y कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, मैंने इस इक्वेशन की वैल्यू प्लेस कर दी, मान लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा बच्चों? 5 प्लस वी विल गेट दिस वन एज 5 प्लस y इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने कहां पर? इक्वेशन नंबर 1 में। 5 को ट्रांसफर कर दो तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो वी गॉट y एज 13 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो फ्रैक्शन आपका क्या बना? यहां लिख दोगे, हेंस द फ्रैक्शन बिकम्स 5 अपॉन 13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे बच्चों, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, एब्सोल्युटली। तो मान लेते हैं मैंने दो एंगल ले लिया, लेट द लार्जर एंगल x। अब लार्जर एंगल x ले लिए तो स्मॉलर एंगल y ले लेते हैं। तो आप ये लिखेंगे एंड द स्मॉलर एंगल by। तो ये x ले लिया और ये y ले लिया। अब आपको क्या बोल रहा है? द लार्जर नंबर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो अब ध्यान से देखो, जो लार्जर एंगल है x, वो क्या है? वो सप्लीमेंट्री है y के साथ में। तो वी कैन से दैट कि जो x और y का सम है 180 डिग्री है, तो x और y का जो सम है बच्चों वो कितना है?
180 डिग्री है, तो पहले मैं ये प्लेस कर देता हूं कि एक्स और वाई का जो सम है वो 180 डिग्री। फर्स्ट आ गई अपनी कंडीशन फ्रॉम द सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको बोल रहा है लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18, तो लार्जर नंबर एक्स स्मॉलर को एक्सीड करता है, मतलब अगर मैं स्मॉलर में 18 ऐड कर दूं तो आई विल गेट द लार्जर वन। ध्यान से देखना, लार्जर स्मॉलर को एक्सीड करता है 18 से, तो अगर मैं स्मॉलर में 18 ऐड कर दूंगा तो लार्जर आ जाएगा। तो अब देखना ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। सो आई गॉट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों आ चुकी हैं। अब क्या करना है मुझे, सिंपल, मैं y को ट्रांसफर कर देता हूं, तो व्हाट आई विल गेट हियर x माइनस y इक्वल्स टू 18। समझ गए, ये दो इक्वेशंस हैं, y का कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, ऐड कर देना है। तो मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूंगा। तो कैसे लिखूंगा बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो आई विल बी राइटिंग इट एज x प्लस y इक्वल्स टू 180 एंड x माइनस y इक्वल्स टू 18। यहां से y उड़ गया, अब इधर क्या बचा मेरे पास में 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों 198। ठीक है, चलो डिवाइड कर दें 2 से, x इज इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 99 आ गई। क्या यहां पर मैं x की वैल्यू प्लेस करूंगा, क्या y आ जाएगा, बस ये करना है मुझे। तो आई विल प्लेस इट एज x माइनस y इक्वल्स टू 18। यहां पर मैं x की वैल्यू कितनी रखूंगा 99, so 99 minus y equals to 18. I'll interchange the values, so it becomes 99 minus 18 is equals to y. 9 minus 8 1, 9 minus 1 8, so it's 81 degree as y. So the angles, larger one is 99 and the smaller one is 18. So आप यहाँ लिखोगे hence the larger angle is 99 degree or and the smaller angle is 81 डिग्री। क्लास फिर से आपसे उसने x और y नहीं पूछा था, आपने अज्यूम किया है कि x क्या है लार्जर और y क्या है स्मॉलर। सो दैट्स हाउ द वैल्यू ऑफ x इज 99, y इज 81। सो दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यूज है। अब उन वैल्यूज का यूज करके अपन फाइनल आंसर में स्टेटमेंट प्लेस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, आप वहां पर क्या प्लेस करोगे आंसर स्टेटमेंट दैट वेरीफाइज कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आपने वही कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे मेथड गिवन है? नहीं ना, तो आप जो मेथड चाहो अप्लाई कर सकते हो। सो विल स्टार्ट द मेथड दैट solution. It is 3x minus 5y is equals to 4 and it is 2x plus 7 is equals to 9x. ठीक है, so what I'll do here, I'll transfer 9x that side. So it's minus 9x and then plus 2y is equals to minus 7. So what I've done is I've transferred 9x over here and 7 that side. So 9x becomes of negative sign and the sign of 7 changes negative. Okay, so the 7 becomes negative here and the 9x becomes negative here. अब ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना है, यहां पर जो 3x लिखा है बच्चों इसको 9 बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो यहां पे वैल्यूज लिख दूंगा 2y इधर, सबसे पहले तो आई प्लेस 2y हियर, और यहां पर मैं क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को किससे 3 से, सो दैट 3 into 3 becomes 9। तो अब ध्यान से देखना, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वी आर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 विद 3, सो फाइनली वी विल गेट, लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं 3 पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से। तो अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 9x, ठीक है, इधर 5 3 15y इज इक्वल्स टू 4 3 12। समझ गए बच्चों, इन दोनों को अब मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो अब देखो फिर से कोएफिशिएंट सेम साइन डिफरेंट, यहां पॉजिटिव का साइन है या नेगेटिव का साइन है, तो क्या करेंगे बच्चों ये दोनों तो कट जाएंगे। इधर क्या आएगा -15 + 2 -13y, इधर से बच्चों 12 - 7 प्लस का 5, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -5/13। ये आ गई मेरे पास में किसकी वैल्यू, y की वैल्यूज। कोई कंफ्यूजन है, समझ गए, आगे चलें। चलो नेक्स्ट देखो, y की वैल्यूज मेरे पास आ गई -5/15। अब ये वैल्यूज में सॉल्व करूंगा किसमें, x की प्लेस पे। चलो तो -5/15 में रख देता हूं किसी भी इक्वेशन में, मैं चलो सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करते हैं, बिकॉज इट्स बेटर इफ यू आर सॉल्विंग इट दैट वे, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन विद 2 and 5 बिकम्स इजी। चलो तब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव -9x हियर प्लस 2y इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब मैं y की वैल्यूज प्लेस करूंगा -5, तो इट्स -9x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5/13, इट्स द वैल्यू ऑफ y एंड -7 इज ओवर हियर, ठीक है।
तो -7 मैंने प्लेस कर दिया, दोनों वैल्यूज को एज इट इज अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 2 10, so it's -10/13 is equals to -7. Let's transfer it that side. So it's -7 plus 10/13. 13 7 जा 91 है ना? So -91 plus 10/13. Over here we have -9x. ठीक है, अब इसको इक्वेट करते हैं बच्चों। So we got here -9x is equals to 91. That's -81/13. कैसे आया देखो, ये -9x तो एज इट इज है, -91 प्लस 10 कितना हुआ? -81/13. तो देखो -9x -81/13, समझ गए? अब देखो मैंने इधर माइनस से माइनस रिड्यूस किया, 9 से 81 को कट के यहाँ पे 9 आया, तो वैल्यू ऑफ x इज 9/13. तो x की वैल्यू भी आ गई और 9 y की वैल्यूज भी आ गई है। क्या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज निकालने के लिए बोला था? आपसे क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द सॉल्यूशन, है ना? यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था इस इक्वेशन में, पेयर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो जब आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करोगे तो सॉल्यूशन में x और y की वैल्यूज निकालनी होती है। यहाँ किसी आंसर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने y की वैल्यूज निकाली, आपने x की वैल्यूज निकाली, जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज थी, दोनों वैल्यूज निकाल दिया, प्लेस कर दिया, बॉक्स बना दिया, दैट्स इट, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए? आंसर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है? जहां पर आप वर्ड प्रॉब्लम्स मेंशन कर रहे हो। ठीक है, चलो, half of the difference between the two number is 2. Okay, let's say the numbers be x and y. ठीक है, x और y दो नंबर है, आपको बोल रहा है हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2. ओके, तो इनका डिफरेंस यानी x माइनस y, इनके डिफरेंस का हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2. फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनो, ग्रेटर नंबर, अब लेट्स से इन दोनों में से मैंने अज्यूम कर लिया कि जो ग्रेटर नंबर है वो x है ना? तो अब ये अज्यूम कर लिया x और y दो नंबर है और उसमें ग्रेटर नंबर हो गया अपना x, है ना? अच्छा, कैसे पता चला हमको ग्रेटर नंबर x है? जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो ग्रेटर में से मैंने स्मॉलर को माइनस किया तो x इज अ ग्रेटर नंबर, ठीक है? अब आपको बोल रहा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये ग्रेटर नंबर है, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 13 इज इक्वल्स टू 13। ये अपनी आ गई सेकंड कंडीशन, ठीक है? फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं 2 को उधर भेज दूं, तो अब देखना है क्या बन जाएगा बच्चों, 2 2 4, तो इट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आ गई अपनी फर्स्ट कंडीशन, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, उससे जो इक्वेशन रिजॉल्व हो गई वो ये आ गई है। अब सेकंड बोल रही है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, सो विल राइट एज इट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन अपनी 3 है और ये इक्वेशन अपनी 2 है। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है? याद करो मैंने बोला जब भी कोएफिशिएंट और साइन दोनों सेम आएंगे तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे, जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें x कट जाएगा और माइनस y माइनस, अब ये तो जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस y और माइनस 2y बिकम्स माइनस 3y इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा बच्चों, माइनस 13 प्लस 4, माइनस 13 और प्लस 4 सॉल्व करोगे तो माइनस का 9। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलो y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। -3 को डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -9/-3। जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये y की वैल्यू इसमें प्लेस करूंगा इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। हमारे लिए बेटर है कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्लेस करें तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन इजी होगी। चलो अब आज चलते हैं अपन x माइनस वाई इज टू 4, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मुझे प्लेस करनी है y की वैल्यूज। तो y की वैल्यू कितनी है, 3, प्लेस कर देते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू ऑफ x इज 7। ठीक है, x और y की वैल्यूज आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, सो वी फिगर्ड आउट द नंबर, तो आप यहां लिखोगे हेंस द लार्जर नंबर और द ग्रेटर नंबर is 7 and the smaller number is 3. That was 3. y के लिए 3 आएगी अपनी, तो स्मॉलर नंबर इज 3, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? दोनों वैल्यूज हमने प्लेस कर दी, ये 7 और ये 3, दोनों आंसर निकाल लिए। y के लिए 3 आई थी ना अपनी, ठीक है?
समझ गए बच्चों? इस तरह से अपन दोनों आंसर निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. फिर से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप अज्यूम करोगे कि जो आपका फ्रैक्शन है, let the fraction be x by y. ये अपना फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में आपको क्या बोल रहा है? A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. तो फर्स्ट कंडीशन में हमने छेड़छाड़ करी है सिर्फ न्यूमरेटर से। तो देखो जो अपना फ्रैक्शन है x by y, इसमें हमने क्या किया, देखो हमने 1/3 बनाया, इसको हमने क्या बनाया, इसको 1/3 बनाया। कब? जब हमने सब्ट्रैक्ट किया क्या, 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 इधर आ जाएगा तो इट इज 3x - 1 इक्वल्स टू y। लेट्स मल्टीप्लाई दिस वन। तो इट इज 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली है। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन बोलती है and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. So we got a fraction here x by y, है ना। इसके डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, 8 ऐड कर दिया और जैसे 8 ऐड करा ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया 1/4। तो आई प्लेस्ड 1/4 here। समझ गए हो? तो अब x upon y by y plus 8 is equals to 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इधर जाएगा तो ये बनेगा 4x is equals to y plus 8। ट्रांसफर कर देते हैं, 4x minus y equals to 8। समझ गए बच्चों? ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है, दोनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं सो दैट आई कैन अरेंज इट दैट वे। या फिर आप एक काम करो, y की वैल्यूज उठा के यहां से यहां प्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में और इजी हो जाएगा। चलो y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 4x माइनस y की वैल्यू क्या है बच्चों, 3x - 3। 3x - 3 इज इक्वल्स टू 8। लेट्स सॉर्ट इट आउट। 4x - 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज x और ये 3 ट्रांसफर कर देते हैं, 8 - 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 है ना। x की वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू मैं प्लेस कर दूंगा यहां पर टू गेट द वैल्यू ऑफ y। चलो प्लेस करें, 3x - 3 इज इक्वल्स टू y और x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 5। मैं प्लेस कर देता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 इज इक्वल्स टू y। 5 3 is 15 - 3, 15 - 3 इज इक्वल्स टू y, सो इट्स 12 इज इक्वल्स टू y। समझ गए? x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपसे पूछ रहा था व्हाट इज फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 12। तो यहां लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन becomes 5/12। ठीक है? तो जो फ्रैक्शन में अपनी x की वैल्यू थी वो थी 5 और y की वैल्यू 12 है, तो इट बिकम्स 5/12। समझ गए? दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। चलो अब ध्यान से देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये फादर लिखा बच्चों मैंने, इधर लिखा सन। क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर इज 3 times। सबसे पहले तो प्रेजेंट एज x और y हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर जब भी अपन क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ना, तो हम ध्यान रखते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो करस्पॉन्डिंगली स्मॉलर वैल्यू को चेंज करते हैं और उन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखोगे तो आपको गिवन होगा कि फादर की एज 3 टाइम है और हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सन की एज से, क्योंकि ये सन की एज स्मॉलर है फादर की एज से। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 टाइम्स वैल्यू उसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। किससे 3 year मोर है, सन की 3 times एज से, है ना। ध्यान, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन, 3 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो अब 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन इक्वल टू फादर्स एज। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन बच्चों? आगे चले, 3 year हेंस, अब से 3 साल बाद। ठीक है, x प्लस y, x प्लस 3 एंड y प्लस 3। ठीक है, तो दोनों की जो एजेस है उसमें 3 years ऐड कर देंगे, तो अब से 3 साल बाद की एज आ जाएगी। आगे 3 years हेंस द फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ अ सन। ठीक है, तो फादर की जो एज होगी वो 10 years ज्यादा होगी, किससे, सन की एज के 2 टाइम्स से। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। सन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, सो आई हैव टेकन दिस वन एज इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे देखो, x इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहां से अपन इसको सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज प्लेस करी मैंने, 2y प्लस 10 प्लस 6 16, तो इट इज 2y प्लस 16, इट इज x प्लस 3 को ट्रांसफर कर दें क्या, अभी करते हैं चलो। तो इट इज, जैसे मैं 3 को ट्रांसफर कर दूंगा ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 16 माइनस 3, तो इट इज x इज इक्वल टू 2y प्लस 13। ठीक है, ये एक x की कंडीशन आ गई इधर और ये x की वैल्यू आ गई इधर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, 1 2 वी हैव ऑलरेडी टेकन, चलो 3 और 4, बिकॉज 1 2 वी हैव ऑलरेडी टेकन ना, इसको 3 लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4, ऐसे बनाता हूं 4। चलो नहीं समझ आ रहा है कि 4, चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 4 बना देते हैं, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 भी x के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 भी x के इक्वल है। जैसे मैं इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करूंगा मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएगी। चलो इक्वेट करें, सो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 से। इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 था, तो 3y प्लस 3y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा इधर वाले x से 2y प्लस 13। सो मैंने लिखा 2y प्लस 13। तो ध्यान से देखना, मैं y को ट्रांसफर करता हूं इधर और 3 को ले जाता हूं इधर। ठीक है, तो इट इज 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 10, y की वैल्यूज आ गई 10। अब ये y की वैल्यूज में प्लेस कर देता हूं किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से यहीं प्लेस कर देते हैं या फिर यहां प्लेस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय प्लेसिंग या सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 वाली क्या थी वैल्यू अपने पास, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3, सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3। ठीक है, यहां पे y की वैल्यू 10 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 13, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3, तो x वैल्यू कितने आ गए बच्चों, 33 आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, तो फादर की एज कितनी है 33 और सन की एज कितनी है 10, क्या लिखेंगे, therefore the age, the present age, not the age actually, the present age of father and son are 33 years and 10 years respectively। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए आपसे जो जो चीजें पूछी थी, क्या पूछी थी, फादर के जो सन के दोनों के प्रेजेंट एज पूछी थी, तो दोनों के प्रेजेंट एज मैंने निकाली, एक्स कितनी 33 और इसकी वाई की 10। ठीक है, तो 33 ईयर किसकी एज है फादर की और 10 ईयर किसकी एज है बच्चों सन की। चलो इक्वेशन वेरीफाई करके देखें, जो इक्वेशन थी अपनी वो थी 3y प्लस 3 और x, यहाँ पे 33 रखा मैंने, ये रखा 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33, x की वैल्यू 33 आ गई। इधर प्लेस करके देखते हैं, देखो जैसे यहाँ y की जगह 10 रखेंगे, 10 प्लस 3 13, 13 2 जा 26, 26 प्लस 10 36 और 33 प्लस 3 36, दोनों इक्वेट हो गए। समझ गए, दोनों कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, दोनों आंसर भी सही आ रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैन से दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। और सीबीएसई 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a father's age is 3 times the sum of the ages of the two children। ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इधर सबसे पहले अपन ने फादर रखा, उधर सन रखा। अब आपको क्या बोल रहा है, the father's age is 3 times the sum of the ages of the two children। okay, sum of the ages of the two children, तो यहां रखता हूं मैं children, sum of the ages of the children। okay, so father की एज मान लेते हैं x और the sum of the ages of the children is y। समझ गए, तो ध्यान से देखना, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली दोनों जो भी आपके इसके 2 चिल्ड्रन है ना, तो दोनों जो चिल्ड्रन है उनकी स्पेसिफिक एज तो गिवन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो सम गिवन है जैसे कंडीशन बोल रही है वैसे वैसे प्लेस करते जाओ। तो मान लेते हैं सम ऑफ द एजेस इज y एंड द फादर्स एज इज x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ द एजेस। ठीक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट कंडीशन x एंड सेकंड कंडीशन y, 3 times। अभी थे इसकी एज 3 times, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 5 years, तो अगर मैं इसमें 5 ईयर ऐड करूंगा तो इनकी प्रेजेंट एजेस में भी तो 5 ईयर ऐड करूंगा। सर आपने तो 10 लिखा है, बेटा 2 बच्चे हैं,
सी दे आर 2 चिल्ड्रन। सो अगर किसी एक एज, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, y एक्चुअली है क्या, चिल्ड्रन चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, है ना, इन दोनों के एजेस का सम है ना ये। तब अगर इसकी एज 5 ईयर इंक्रीज होगी और इसकी एज 5 ईयर इंक्रीज होगी, तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो C1 प्लस C2 प्लस 10 आएगा ना, समझ गए। और ये C1 प्लस C2 क्या है, ये दोनों चिल्ड्रन के एजेस का सम, दैट इज y, ये y तो है दोनों के एजेस का सम, तो y प्लस 10 हो जाएगा ना। जब दोनों में 5 ईयर इंक्रीज होंगे तो उनके सम में तो 10 इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जब फर्स्ट कंडीशन आपको बोल रहा है दैट x इज इक्वल टू 3y, तो आप जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सॉल्व करोगे, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे सॉल्व करोगे। सेकंड वाले में बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स द एजेस विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। तो जब आफ्टर 5 ईयर होगा तो दोनों की एजेस में 5 ईयर ऐड करने से सम की एज में कितना ऐड हो जाएगा, 10। ध्यान रखना है, यही इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, तो वी हैव रिटन x प्लस 5 एज इट इज, और इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 2y प्लस 20, ठीक है। अब यहां से x के लिए उठाओगे, इसको प्लेस कर दोगे, विल गेट द आंसर। तो अब इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से 3y यहां प्लेस कर दिया मैंने, इट बिकम्स 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर ले आओ, 5 इधर भेज दो, तो इट इज 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे y इज इक्वल टू 15। तो y के लिए कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई है ना। सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों का सम आया 5, 20 माइनस 5 आ गया 15। अब ये 15 मैं कहां प्लेस करूंगा, किसी भी, यहां पे प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 3y, y के लिए 15 आ गई है, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 15, सो x इज इक्वल टू 45। तो क्या लिखोगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, सबसे पूछ रहा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर के प्रेजेंट एज पूछ रहा है, आ गई है 45 ईयर। तो क्या लिखोगे, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स, ठीक है। समझ गए, फादर के प्रेजेंट एज पूछी थी, निकाल दी 45 ईयर्स है। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। ऐसे दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करोगे, आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में, देन वी आर डन, ठीक है। समझ गए, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इट इज नथिंग मच, है ना। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसलिए एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, ट्राई करके देखो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बट इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना क्या है, किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y is equals to 5 and 3x plus ky is equals to 15 has no solution। क्लियर, स्टार्ट करते हैं वैल्यू प्लेस करना। आपको पता है इन केस ऑफ अ नो सॉल्यूशन वी विल हैव a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की, लिख देंगे फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशंस वी विल फिगर आउट a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो, तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस a1 we'll write a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो थोड़ा सा डिस्टेंस प्लेस कर देता है, बिकॉज देयर आर सम वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ k, c1 एंड c2, ठीक है। चलो a1 की वैल्यूज क्या होगी बच्चों, a1 की वैल्यूज अपने पास 1 है, a2 की वैल्यूज 3 है, प्लेस कर दी, कॉमा कॉमा, b1 की वैल्यूज यहाँ पे 2 है ना, और b2 की वैल्यूज k है, ठीक है, कॉमा C1 की वैल्यू -5, क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा इधर तब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा, तो इधर ट्रांसफर करेंगे -5 आएगा, ठीक है। सो वी विल हैव -5 एंड C2 इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ दैट वन, सो वी विल राइट इट एज 15, ठीक है। ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ट्रांसफर करेंगे 5 को, ठीक है। सो दैट वी विल गेट इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बिकम फाइन। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल हियर। अब मेरे पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी वैल्यूज आ गई है। अब इसको अगर मैं प्लेस करूंगा इस कंडीशन में, तो कंडीशन क्या बोल रही है बच्चों, दैट शुड बी इक्वल टू इन दैट वे 1/3 इक्वल्स टू 2/k। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, है ना, एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू
-5/15, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना कंडीशन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस अकॉर्डिंग कंडीशन ये होनी चाहिए। चलो इक्वेट करते हैं, तो 1/3 इक्वल होगा के। तो फर्स्ट टू कंडीशन से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो विल बी k इज इक्वल टू 3 2 6। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा? -1/3, ठीक है। अब यहां से इसकी वैल्यू से मैच नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए ना। तो अब लास्ट टू को अगर सॉल्व करेंगे तो 2/k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1/3। सिंप्लीफाई करें तो 3 2 6, यहां पे 6 इज इक्वल्स टू k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के आ गया, ट्रांसफर करेंगे तो शुड नॉट बी इक्वल्स टू, तो -k, ये जो अपना k है, अगर -k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो k की वैल्यू -6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। किसके? -6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू तो 6 के इक्वल है, -6 नॉट इक्वल्स टू, है ना, -6 के इक्वल नहीं है, तो दोनों कंडीशन मैच कर रही है ना। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और इधर -6 है, तो k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और 6 के इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे पास में दोनों में से एक सिंपलीफाई वैल्यू आ चुकी है, क्या आ गई है? 6। तो फाइनली आप लिख दोगे हेंस द वैल्यू, यही लिख देता हूं, चलो, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। समझ गए बच्चों? इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों कंडीशन को आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है। कई बार ऐसा होता है, मान लो यहां पर आता था -6, है ना, और यहां पर भी आ जाता -6, तो k की वैल्यू 6 के -6 के इक्वल भी है और -6 के इक्वल नहीं भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट फॉर द गिवन कंडीशन। समझ गए? तो ये भी अपन को क्वेश्चन में आ सकता है, तो अपन को उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। सो वी गॉट 3x + 5। चलो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + ky 15 हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपकी बात कंडीशन सेम है, आपको बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन बनाना है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा बच्चों, सॉल्यूशन पे आते हैं फिर से। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखना इक्वेशन चेक करो, लास्ट वाली जो इक्वेशन अपनी x + 2y = 5, x + 2y = 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3x + ky = 15, लास्ट वाली कंडीशन में 3x + ky = 15 सेम कंडीशन है। तो यहां से ये तो दोनों सेम ही बनेंगे ना, मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने सेम डेटा उठाया और मैंने लिखा a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो मैं a1/a2 की जगह क्या रखूंगा बच्चों? 1/3। तो रिटर्न 1/3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2/k। ये तो है, देखो इधर से उठाएंगे 2, उधर से उठाएंगे k, तो देखो ये 2/k, ये दोनों आपकी बार इक्वल नहीं होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वैल्यू के बाद में s लिखा हुआ है, दैट मींस वी विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, ऑब्वियसली वी विल हैव मल्टीपल वैल्यूज। तो k की वैल्यू 6 छोड़ के कुछ भी रखो, ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आपने 6 रखा इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लास्ट में सॉल्व किया ना हमने, तो जब नो सॉल्यूशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? अगर नो सॉल्यूशन नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आएगा, चाहे वो एक आए चाहे इनफिनिट आए, सॉल्यूशन तो आएगा। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ 6, सॉरी अपार्ट फ्रॉम 6 यू कैन प्लेस एनी वैल्यू। तो आप यहां लिखोगे ऑल रियल values exists except k is equals to 6, ठीक है। k is equals to 6 के अलावा आप जो रियल वैल्यूज प्लेस करना चाहते हो, you can place it over here, you will get the answer। समझ गए बच्चों? That's how we do it। Clear? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the relation between p and q if x is equals to 3 and y is equals to 1 is the solution of the pair of equation x minus 4y plus p is equals to 0 and 2x plus y minus q minus 2 is equals to 0। तो दो कंडीशन आपको गिवन है, बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं मैं सॉल्यूशन में। क्या आपको गिवन है दैट x is equals to 3 and y is equals to minus y is equals to 1 is the solution of the given equations। तो आप सबसे पहले इक्वेशन में सॉल्यूशंस प्लेस करो, वहां से p और q की वैल्यू निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करना है। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, तो अब रिटर्न x minus 4y plus p is equals to 0। x की जगह 3 और y की जगह 1 रखा मैंने, 3 minus 4 multiplied by 1 plus p is equals to 0। सॉल्व करेंगे तो 3 minus 4 plus p is equals to 0 और यहां से -1 plus p is equals to 0 आया और p की वैल्यू आ गई 1। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? सिंपल। ऐसे में सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बोल रही है? 2x plus y minus q, इट इज minus q।
माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तब देखो, अब मैं x की जगह 3 और y की जगह 1 रखता हूं, तो ये रखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब देखना, 3 2 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 2 5 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। आई ट्रांसफर क्यू दैट साइड, तो 5 इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू के लिए कितनी आ गई 5 और पी के लिए कितनी आ गई 1। अब आपसे पी और क्यू का रिलेशन पूछ रहा था, वैल्यू नहीं पूछ रहा था। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं क्या लिखता हूं, यहां लिखेंगे हेंस द रिलेशन विल बी p प्लस q इक्वल्स टू 6। इसके लिए 5, इसके लिए 1, दोनों का सम करोगे 6 आएगा। सिंपल, बन गया रिलेशन। आपकी मर्जी, आप जो चाहो रिलेशन बना लो। यहां पर समझ गए? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो देखो, वी गॉट p प्लस q इज इक्वल टू 1। अगर कोई चाहता है सर मैं लिखूंगा p माइनस q इज इक्वल टू -4, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? सो आपको आपसे रिलेशन बनाने के बोल रहा था, कोई स्पेसिफिक रिलेशन को जस्टिफाई या वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा था। तो अब जो चाहो वो रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि आपसे बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q। तो p और q के बीच में रिलेशन बनाना है। मैंने p और q की वैल्यूज निकाली, फिर दोनों का सम 6 प्रूव कर दिया। इधर 5 है, उधर p की वैल्यूज अपने पास 1, q की वैल्यू 5, दोनों का सम करेंगे 6 आएगा। दैट्स इट, द रिलेशन बिकम्स p प्लस q इज इक्वल टू 6 सॉल्यूशन। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड c if the system of equation has infinite many solution। ये अपने पास में दो इक्वेशंस है, इन दोनों से infinite many solution आ रहा है। we know that infinite many solution आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a1 कितना है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास, है ना, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्लेस कर देते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है c एंड b1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड c1 की वैल्यू है 3 माइनस c। ओके, a2 की वैल्यू कितनी बच्चों, a2 की वैल्यू है 12 एंड b2 इज c एंड c2 इज माइनस c। दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने a1 b1 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाल ली है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या बोलती है, दैट a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, c की ऐसी वैल्यू प्लेस करनी जिससे तीनों कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 सॉल्व करता हूं। तो इट इज c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन c। देखो c अपॉन 12 3 अपॉन c, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहां से c के लिए आ जाएगी प्लस माइनस 6। समझ गए? कोई दिक्कत है? c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अंडर रूट करेंगे दोनों साइड, यहां पे c आएगा, यहां प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, चलो अब वो आते हैं b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 से। तो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 में 3 अपॉन c c1 अपॉन c2 इज 3 माइनस c अपॉन माइनस c, 3 माइनस c अपॉन माइनस c। ये दोनों वैल्यूज देख लो, यहां पर अपने पास 3 माइनस c था, यहां माइनस c था, दोनों वैल्यूज मैंने प्लेस कर दिए, विल गेट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। अच्छा, उससे पहले क्या मैं c को इस c से रिड्यूस कर सकता हूं? डेफिनेटली, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा -1। अब -1 को ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 इधर गया तो 3 माइनस c। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो इट बिकम्स -3 इज इक्वल टू माइनस का c। तीनों के माइनस उड़ा दो, यहां से आएगा 6 इज इक्वल टू c। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? समझ गए? यहां से c की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 6, यहां से c की वैल्यू है प्लस और माइनस का 6। अब ऐसी वैल्यूज जो दोनों जगह वेरीफाई होगी वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे प्लस का 6 भी है, यहां पर भी प्लस का 6 है, दोनों जगह से वी आर गेटिंग +6, तो हेंस द फाइनल आंसर, तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस द वैल्यू ऑफ c दैट verify the given condition is c is equals to 6। ठीक है, समझ गए? ऐसी वैल्यू c की जो दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रही है वो कौन सा है, c is equals to 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए हो बच्चों? आगे चले क्या, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना,
ठीक है, सेम कंडीशन पर क्वेश्चन है, आपकी वैल्यू के की फॉर्म में है ना, 3 कंडीशन है और आपको वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बने, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करोगे इसका आंसर वंस अगेन कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। वंस अगेन अ यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करोगे और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दोगे। सो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं आज, कहां से 16 से उठा के 29 क्वेश्चन के अंदर, अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, इन तीनों क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकालोगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, जिसका आंसर सही होगा विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, केस स्टडी। देखो क्या बोल रहा है, आपको बोला 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games hockey X per student and उसके बाद बोल रहा है and the cricket Y per student, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो वो X रुपीस पर स्टूडेंट दे रहे हैं हॉकी गेम में और Y रुपीस पर स्टूडेंट दे रहे हैं क्रिकेट वाले गेम में, ठीक है। अब नाउ स्कूल्स P and P decided to award a total of 9,500, स्कूल P दे रहा है 9,500 टोटल अमाउंट, किसके लिए, for the 2 games to 5 student and 4 student respectively, ठीक है, फाइन। while school Q decided to award 7,370 for the 2 games to 4 and 3 student respectively। तो देखो अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग प्राइस डिसाइड किए और अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइड कर लिए कि हम इतने स्टूडेंट को इतना प्राइस देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, based on the given information answer the following question, ठीक है, represent the following information algebraically in terms of x and y, ठीक है। x और y तो ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में क्या है, अब आपको क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो देखो स्कूल P क्या कर रहा है, फर्स्ट आप लिखोगे वी आर सॉल्विंग इट फॉर स्कूल P। स्कूल P क्या बोल रहा है, that hockey के लिए they are assuming that 5 student who are getting the prize for hockey and 4 student getting a prize for cricket। so अब ये दे रहा है 5 स्टूडेंट को x रुपीस पर स्टूडेंट एंड 4 स्टूडेंट को y रुपीस पर स्टूडेंट और टोटल अमाउंट ये 9,500 डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ना, 9,500 है ना, एग्जैक्टली 9,500। सेकंड स्कूल कौन सा है, स्कूल Q। नाउ यहां लिखेंगे फॉर स्कूल Q। स्कूल Q क्या करने वाले बच्चों, स्कूल Q जो टोटल अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है 7,370। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, 7,370। और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 और 3 स्टूडेंट में, तो यानी हॉकी 4 क्रिकेट 3, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वी गॉट बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज एल्जेब्रिकली, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना लिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, दैट मींस अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास में दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 4y = 9,500। सेकंड इक्वेशन है 4x + 3y, 4x + 3y = 7,370, 7,370। Am I right? Right. अब आप क्या करना बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है इधर 5 है, 4 है, 4 है, 3 है ना। तो इट्स बेटर मैं क्या करता हूं, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, y को इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से पूरी इक्वेशन को, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से पूरी इक्वेशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले, तो 5 3 = 15x + 12y = 0 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15 1 9 3 = 27 1 28। तो इट्स 28,500। फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपनी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन में 16x 4 4 = 16 4 3 = 12y = चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 4 = 28 8 2 4 3 = 12 और 2 14 1 7 4 = 28 और 1 29। ये वैल्यूज आ गई क्या बच्चों, समझ गए हो। ध्यान से देखना, आप सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। नेगेटिव क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जब दोनों इक्वेशन में, जो दो इक्वेशन आपने है उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है और साइन भी सेम होता है, तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। चलो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया और y गया, यहां से सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, -x आएगा। इधर से क्या देखते हैं, देखो 29,480 28,500। ध्यान से सुनना, अगर ये 29,500 होता तो क्या एग्जैक्ट 1,000 आंसर आता। अब कब होता है ये, जब ये 500 होता, मतलब ये 20 रुपीज कम है, तो 1000 में से भी 20 रुपीज कम कर दो, 980, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज कितनी आ गई है, 980 रुपीज विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये आपका आंसर बड़ा है। चलो तो इस नेगेटिव से नेगेटिव रिजॉल्व किया, वी गॉट x = 980। ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई है। अब क्या आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, बस मैंने फाइंड आउट कर लिया, प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी इज 980।
ठीक है, उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। अब आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए दोनों वैल्यूज होनी तो चाहिए। तब आप क्या करो, y की वैल्यूज निकाल लो। y की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बाय द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से मैं y की वैल्यूज निकालूंगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दान में डबल जीरो एंड में। चलो तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। अब मैं 9 के x की जगह 980 रख देता हूं, यहां रख देता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 980 प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया अपना 0, 5 8 जा 40, 4 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49 प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। अब मुझे 4y की वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करते हैं बच्चों, 4y लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 9500 माइनस 4900। ये वैल्यूज है 4900। चलो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, 0 0 यहां से 5 से 4 यानी 15 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी गॉट 6 हियर, यहां से 8 बचेगा, 8 माइनस 4 4, तो वी गॉट 4y, देन y की वैल्यूज निकालनी है तो 4600 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करना है बच्चों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 20, 4 5 जा 20, 0। ठीक है, y तो y की वैल्यूज कितनी आ गई है 1150, 1150। ये वैल्यूज कितनी थी, ये थी 980। तो अब सबसे पहले तो मैंने ये निकाल लिया हॉकी का कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट है 980 रुपीज। उसके बाद प्राइस ऑन विच अमाउंट विच गेम इज मोर, साफ दिख रहा है क्रिकेट में प्राइस ज्यादा है, कितना है 1150, कितना ज्यादा है, तो इसको कैलकुलेट करने के आप लिखाओगे 1150 माइनस 980। ठीक है, तो यहां से 150 उधर से 20, तो 170 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, 170 रुपीज इज मोर ऑन क्रिकेट 170 rupees more on cricket than hockey. ठीक है, हॉकी से क्रिकेट पे ज्यादा अमाउंट है, कितना है 170 रुपीज, यहां लिख देते हैं रुपीज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, दोनों गेम से अगर मैंने 2 स्टूडेंट उठाए, तो फर्स्ट वाले गेम से 2 स्टूडेंट और सेकंड वाले गेम से 2 स्टूडेंट, तो कितना अमाउंट आ जाएगा। तो देखो अब मुझे पता चल गया कि फर्स्ट वाले गेम में 980 रुपीज अमाउंट है और सेकंड वाले गेम में है 1150 अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो फर्स्ट वाले में 980 रुपीज और सेकंड वाले में 1150, तो अगर ऐसे 2 स्टूडेंट दोनों गेम में तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 9 2 जा 8 2 जा 16 1 9 2 जा 18 1 19 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 2 जा 10 1 2 1 जा 2 3 और ये 2 इज इक्वल टू सम निकालना है बच्चों दोनों का। तो सम कैसे आएगा, इधर आया मेरे पास 0 6 प्लस 0 0 9 और 3 12 1 2 3 4, so it is 4260 is the amount which we have to pay if we have 2 students on each of the game. ठीक है, so 4200 किसी भी स्कूल को पे करना पड़ेगा, तो ये क्रिकेट और इसका दोनों का अमाउंट है, दैट्स हाउ वी हैव डिसाइडेड। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, इस तरह से अपन कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाली केस स्टडी बोलती है द रेजिडेंट्स ऑफ द हाइसिंग सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंटल डे डिसाइडेड टू बिल्ड 2 straight path in the central park of the society, also plant tree along the boundary lines of each path. ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या बोल रहा है, taking one corner of the park as the origin, the 2 mutually perpendicular lines, the x-axis and the y-axis, the path were represented by the 2 linear equations. ठीक है, फाइन। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक पाथ बना लिया, इसको किसी एक कॉर्नर को अज्यूम कर लिया क्या, ओरिजिन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया पार्क में। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जो 2 लाइन है जो पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हम पाथ बनाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस ये हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 path represented by the 2 equation here are। कैसे है, इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है, पैरेलल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे दैट a1 क्या आएगा, यहां से 2, b1 आएगा -3, c1 आएगा -5। समझ गए ना, -5 क्यों, क्योंकि 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे क्या बनाने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इधर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहां से अपने पास में a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा -6, b2 कितना आ जाएगा 9 एंड c2 आएगा -7। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या किस टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, a1/a2, तो a1/a2 कितना आ रहा है बच्चों, a1/a2 आ रहा है 2/-6, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/3 नेगेटिव का। ठीक है, इधर से b1/b2 चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है बच्चों, -3/9, तो इट इज -3/9, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1/3। नेक्स्ट c1/c2,
सो वी गॉट C1 अपॉन C2, ये सॉल्व करेंगे तो -5 अपॉन -7, तो फाइनल आंसर आ रहा है 5 अपॉन 7। तो हेंस हमको साफ साफ दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आप लास्ट में लिख देते हो यहाँ पर कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो क्या प्रूव हो रहा है बच्चों, यहां पर प्रूव हो रहा है दैट A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। अगर ऐसा है तो किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। तो आप लास्ट में लिख दोगे ये कैसा लाइन शो कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस शो कर रहे हैं पाथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। which one of the following lines points lie on the line 2x minus 3y is equals to 5। ओके, सो मेरे पास में है लाइन 2x minus 3y is equals to 5। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट्स है ना इसको x और y की प्लेस पे प्लेस करते जाओ। जैसे आप प्लेस करोगे जिस भी आंसर में इक्वल्स टू 5 आ जाता है वही आपका सोल्यूशन है। तो ध्यान से देखो, मैंने प्लेस करा -4, तो 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, फिर 1 प्लेस किया तो -3, ओवरऑल आंसर आया माइनस का 11 विच इज नॉट इक्वल। तो ये आंसर नहीं है। फर्स्ट सेकंड वाला पुट करते हैं तो 4 2 जा 8, फिर -1 प्लेस किया तो -3 एंड -1, तो ये बन गया 8 + 3, ये बन गया प्लस का 11, ये भी नहीं है। 4 और 1 प्लेस किया तो 4 2 जा हो गया 8 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 3, 4 8 - 3 आ गया 5, 5 इज इक्वल टू 5। ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब -4 -1 भी चेक कर लेते हैं। तो -4 रखा मैंने तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 रखा तो 2 माइनस में आ गया जाएगा ना, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हो गया बच्चों प्लस का 3 और ये होगा माइनस का 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ गया माइनस का 5 विच इज नॉट इक्वल टू प्लस का 5। तो मेरे पास में अल्टीमेटली एक ही आंसर आ रहा है दैट इज 4,1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू विच ऑफ द लाइन -6x + 9y इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ पॉइंट देन इट्स कोऑर्डिनेट r। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी लाइन अगर किसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो ये अपना y एक्सिस है, अगर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस सिचुएशन में x की प्लेस पे 0 रखना है। तो यह रखेंगे x इज इक्वल टू 0। जैसे अपन ने यहाँ पे प्लेस किया -6 मल्टीप्लाई बाय 0 + 9y इज इक्वल टू 7, तो ये तो 0 हो गया। तो 9y इज इक्वल टू 7, तो y के वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7/9। कोई प्रॉब्लम है, ये y की वैल्यूज आ गई, x का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, तो 0,7/9 यही अपना आंसर है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल इंटरसेक्ट द y एक्सिस। क्लियर, y एक्सिस से पूछ रहा था। चलो आगे चलते हैं। इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। a1 अपॉन a2 इक्वल दिख रहा है साफ, पहले ही छोड़ देंगे। ये इक्वल दिख रहा है, छोड़ देंगे। ये नॉट इक्वल टू दिख रहा है। इसमें देखो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इधर भी है, और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इधर भी है। बट यहां पर आपको बोल रहा है दैट c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अभी आपको कंडीशन नहीं होती, इक्वल हो चाहे नहीं हो, दोनों सिचुएशन में दिस कंडीशन विल गेट सेटिस्फाइड, है ना। तो ये अपना एक्यूरेट आंसर है। वहां पर इक्वल हो चाहे नहीं हो, दोनों कंडीशन में ही ये क्या होता है, ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ही आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर इक्वल नहीं भी होगा तब भी आंसर आएगा, है ना। तो दिस कैन नॉट बी टेकन एज द स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ गए, चलो नेक्स्ट। इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then the two lines, these two are parallel, coincident, intersecting, perpendicular to each other। ध्यान से सुनो, जब आप ये तीनों सिचुएशन बनाते हो तो कैसी लाइन बनती है, ओवरलैपिंग लाइन बनती है ना, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। दैट्स हाउ सिंपल। समझ गए बच्चों। तो वी हैव कंप्लीटेड all the PYQ questions which have come in the past 5 years। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सारे क्वेश्चन को एक एक करके चेक करोगे, फिर से सॉल्व करोगे, सो दैट यू कैन गो थ्रू विद ईच ऑफ द क्वेश्चन और दोबारा उन क्वेश्चन को सॉल्व करके पक्का कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से मन लगाए पढ़ोगे बच्चों, मेहनत करोगे और मार्क्स 100 लेके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय।